हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोस्तों, ये जो क्लास 10th की साइंस है ये इसमें फिजिक्स का ये फर्स्ट पार्ट, मतलब यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब हम अपने चारों तरफ बहुत अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम, अगर हम किसी डार्क रूम में हैं तब हम वहाँ पर किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। कहने का मतलब भी अगर हम किसी कमरे के अंदर हैं और उस कमरे में लाइट नहीं है तो हम क्या उस कमरे में रखी हुई किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। ऑन लाइटिंग अप, और जैसे ही कमरे के अंदर लाइट आ जाती है तो थिंग्स बिकम विजिबल, तो उस कमरे में जो भी सामान रखा होगा हम उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, तो यहाँ पर हम बात ये समझ में आनी चाहिए कि भाई अब किसने हमें मतलब किस चीज़ ने हमें मतलब किस चीज़ की हेल्प से हम बाकी सब चीज़ों को देख पा रहे हैं, है ना। जब कमरे में अंधेरा था जब तो हम किस चीज़ को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जैसे कमरे के अंदर लाइट आ गई तो हम क्या सब चीज़ों को देख सकते हैं ना। तो किस चीज़ ने थिंग्स को विजिबल कर दिया, मतलब किसकी हेल्प से हम वस्तुओं को या चीज़ों को देख पा रहे हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में द सनलाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो सन की लाइट होती है वो हमारी हेल्प करती है ताकि हम चीज़ों को देख सकें। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट पड़ती है वो ऑब्जेक्ट क्या करता है उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और उसी रिफ्लेक्टेड और वही जो रिफ्लेक्टेड लाइट जब वो हमारी आंखों तक पहुंचती है तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसका रीज़न ये क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ तक पहुंच रही है। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है और यहाँ पे हमारी आइज़ हैं। ठीक है, तो जब अगर मान ली यहाँ पे सन है तो सन की लाइट जब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही थी, इस ऑब्जेक्ट से टकरा के जो सनलाइट है वो आइज़ में पहुँचती है। ठीक है, और इसी की वजह से ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आइज तक पहुंच रही है तो इसी की वजह से क्या है, जो आदमी है या फिर कोई भी पर्सन है वो इस बॉक्स को देख पा रहा है। ठीक है, वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, हम यहाँ तक कि मतलब किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी मतलब में से भी आर पार देख सकते हैं। देर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएटेड विद द लाइट, और हमारी और जो लाइट है लाइट से जुड़े हुए कुछ वंडरफुल फिनोमिना भी हैं, जैसे कि मिरर हो गया, सॉरी ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर हो गया, टिमकिलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स हो गया, या फिर रेनबो का बनना हो गया, है ना। ये सारे क्या ऐसे वंडरफुल फिनोमिना है जो लाइट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अ स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम, तो अब हम यहाँ पर क्या मतलब कि लाइट की जब स्टडी करेंगे तो उससे हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी मे कंक्लूड द लाइट सीम्स टू ट्रेवल, और जो लाइट होती है बेटा हमेशा क्या करती है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हमेशा सीधी लाइन में। लाइट जो है हमेशा सीधी चलेगी, जैसे मान लीजिए ऐसे लाइट जा रही तो ऐसे जाएगी, ये नहीं कि ऐसे 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 जाएगी लाइट, नहीं, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। या ऐसे जा रही तो ऐसे, ऐसे जा रही तो ऐसे, ऐसे जा रही तो, है ना, सीधी लाइन में ट्रेवल करेगी, कभी भी वो मतलब उसका जो पाथ है वो बेंड नहीं होगा। ठीक है, द फैक्ट डेट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शेडो, और कोई अगर कोई छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट है ना, कोई मतलब कि जहाँ से लाइट आ रही है बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो छोटा सा बल्ब है उससे लाइट निकल रही है तो वहाँ पे एकदम शार्प शेडो बनेगी, मतलब एकदम शार्प, मतलब एकदम क्लीन ऑब्जेक्ट की क्लीन शेडो बनेगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स की। आपने पढ़ रखे होंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, है ना। ऑब्जेक्ट्स तीन टाइप के होते हैं लाइट के टर्म्स में पढ़े तो, है ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट वाला कौन सा होता है भाई, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट आर पार पास हो जाती है उन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर दूसरा आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है भाई, सोचिए, मतलब जिनमें से लाइट पास तो होती है लेकिन आधी पास होती है आधी पास नहीं होती। फिर तीसरा आता है क्या, ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। ठीक है, तो इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट, इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, अगर जो ओपेक ऑब्जेक्ट है अगर वो काफ़ी छोटा है, लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक, तो लाइट क्या करती है उस ऑब्जेक्ट से टकरा के उस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से टकरा के बेंड हो जाती है। ठीक है, और लाइट सीधी नहीं जाएगी। ठीक है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। हाँ फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे लिखी हुई, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो मैंने ये कहा अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, एकदम बहुत ही छोटा ओपेक ऑब्जेक्ट है और वो छोटा है एकदम से, तो क्या करेगी जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से टकरा के बेंड हो जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट था, इस बॉक्स को मान लिया कि ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो लाइट क्या करेगी, इस लाइट ये लाइट जब से पड़ेगी तो इसके कॉर्नर से टकरा के बेंड हो जाएगी ऐसे, मतलब सीधी नहीं जाएगी, मतलब आगे आगे ट्रेवल नहीं करेगी, इससे टकरा के वापस चली जाएगी ऐसे। ठीक है, ठीक है। इस फिनोमिना को बोलते हैं हम क्या, इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग rays fails to explain the phenomena such as diffraction. Light is thought of a way. अब यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है, इसको समझने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को हम क्या मान सकते हैं, एक वेव मान सकते हैं। द डिटेल्स ऑफ विच यू विल, और इसके बारे में हम जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे। अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, और जब 20वीं सेंचुरी की जब शुरुआत हो रही थी, इट बिकेम known that the wave theory of light often becomes inadequate for treatment of the interaction of the light with matter and light often behaves sometime। मतलब कि जब 20वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे जहाँ पर ये पता चला था कि जो लाइट है वो कभी तो एक मैटर की तरह बिहेव कर रही है, और कभी कभी लाइट क्या कर रही है, वो एक मतलब एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की जैसे बिहेव कर रही है। दिस कन्फ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यूड फॉर सम ईयर्स, और यही जो कन्फ्यूजन था ये कई सालों तक चलता रहा, टिल अ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, जब तक लाइट की मॉडर्न क्वांटम थ्योरी नहीं आई थी। ठीक है। लाइट एमर्ज इन विच लाइट इज नाइदर अ वेव, मतलब जब नई जो लाइट की जब नई मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आई तो उसमें बताया गया लाइट ना तो वेव है ना ही पार्टिकल है। द न्यू थ्योरी रिकॉन्सीज द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर, तो और नई थ्योरी में बताया गया जो लाइट कैसी है उसका नेचर कैसा, वेव के जैसा है। ठीक है। मतलब लाइट क्या है, ना तो वो वेव है ना ही पार्टिकल है, बट द न्यू थ्योरी रिकॉन्साइल्स द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट, लाइट की जो पार्टिकल प्रॉपर्टी वो कैसी, वेव नेचर के जैसी है। ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ये जो हमने पार्ट पढ़ा ना, मतलब जो अभी तक हमने जो जानकारी ली इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता वैसे। अब हमारा यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है अब यहाँ से। ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो एक चैप्टर का ओवरव्यू दिया, क्या होता है कैसे होता है। ठीक है। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते। ठीक। अब हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है। तो आपको पता ही होगा, जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के जब वापस चली आती तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या बताया गया था, मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक हमने यहाँ पे एक ये मिरर बना लिया, कुछ इस तरीके से, ये हो गया मिरर, ऐसे बनाते मिरर। ठीक है। मान लिया कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, और कोई जब रे ऑफ लाइट इस मिरर से टकरा रही है, मिरर पर टकराने के बाद रे ऑफ लाइट इस मिरर से टकराने के बाद ऐसे चली आ रही है वापस। मान लिया ये आपके पास क्या मिरर है, और रे ऑफ लाइट इस मिरर पर ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मतलब इस पर टकरा के ऐसे चली आ रही है ना। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है। मतलब आफ्टर क्या है, या फिर सिंपल सा ये कह सकते हैं, जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस चली आती है उसी मीडियम में जिस मीडियम में पहले थी, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। जब रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के उसी मीडियम में जिस मीडियम से लाइट जा रही थी उसी मीडियम में वापस आ जाती है, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब यहाँ पे हम ध्यान से समझ लेते हैं। देखो, जो रे ऑफ लाइट इस मिरर पर टकरा रही है उस रे को हम क्या बोलते हैं, उससे तो बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना। ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है। और ये वाली जो लाइट टकरा के यहाँ से वापस चली जा रही है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे हम ड्रॉ करना है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, मतलब एक ऐसी लाइन जो करेगी जो मिरर के परपेंडिकुलर होगी, जो कि नॉर्मल। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। ऐसे ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तो इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, मतलब कि रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। यहाँ पर इसके लॉज बताए गए हैं,
इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, ठीक है। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहले लॉ में तो ये बताया गया जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। लिखा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई जो होगा हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। अगर रे ऑफ लाइट इस मिरर पर जब टकरा रही है, अगर यहाँ पर वो 50 डिग्री का एंगल बना रही है, जब यहाँ से टकरा के वापस जाएगी जब भी यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में ये बताया गया था इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब जो तीनों के तीनों रेज ऑफ तीनों लाइनें हैं ना, एक तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या करेंगे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन मतलब समझते हैं, जैसे मैथ्स में हम ग्राफ पढ़ते हैं ना, देखिए जैसे कि ये हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये जो एरिया है ना इस एरिया को बोलेंगे एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे एक्स वाई प्लेन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो तीनों रे हैं वो तीनों एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे, उस प्लेन में से कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके आगे। और फ्रेंड्स आगे चलने से पहले हम कुछ बातें और समझ लेते हैं, ठीक है। ये है जैसे कि इमेज कितने टाइप की होती है, ठीक है। इमेज कितने टाइप की होती है फ्रेंड्स। इमेज जो होती है ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल और वर्चुअल इमेज हैं दो टाइप की आपके पास, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब जो रियल इमेज होगी ये हमेशा कैसे बनती है, उल्टी बनती है, इनवर्टेड बनती है, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज होती है हमेशा ये डायरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है रियल और मतलब रियल और वर्चुअल का मतलब क्या है। देखिए ऐसी इमेज, मतलब देखिए सबसे पहले रियल इमेज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने नहीं है तब भी हम उसकी इमेज को देख पा रहे हैं या उसकी फ़ोटो को देख पा रहे हैं, तो उस टाइप की इमेज को क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने नहीं है फिर भी हम उसकी पिक्चर देख पा रहे हैं, उसकी फ़ोटो देख पा रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने है तभी तक हमें उसकी पिक्चर दिखाई देगी, जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने चढ़ जाएगा तब हम उसकी इमेज को नहीं देख पाएंगे। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब इसका एग्जांपल सोचिए क्या होता है रियल इमेज का। देखिए जैसे टीवी में या फ़ोन पे हम जो भी वीडियो देखते हैं, फोटो देखते हैं, वो सभी कौन सी इमेज है, रियल इमेज है, क्योंकि वो सभी चीज़ें एक्चुअल में तो हमारे सामने नहीं है ना। वीडियो में कुछ भी आ रहा है जो या फोटो में कोई भी चीज़ है वो एक्चुअल में तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम उसकी पिक्चर को देख पा रहे हैं, उसकी फ़ोटो को देख पा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे इसलिए। और वर्चुअल इमेज में क्या होगा, मतलब जब तक ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने है तभी तक हम उसकी इमेज को देख पाएंगे। जैसे अगर हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो शीशे में जो हमारी इमेज दिखेगी वो कब तक दिखेगी, जब तक हम शीशे के सामने खड़े हैं। जैसे हम शीशे के सामने से हट जाएंगे तब हमारी जो इमेज है वो भी वहाँ से हट जाएगी, तो इस टाइप की इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है। अब जो रियल इमेज होती है हमेशा ये उल्टी बनती है, ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज होती है हमेशा ये सीधी बनती है, ठीक। आगे फ्रेंड्स बात समझ में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ठीक है भाई। देख स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है ऐसे मिरर जो स्फेयर की शेप में होते हैं उन्हें बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज आर स्फेरिकल, मतलब ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, गोल सा होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है कि आपके पास कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखिए जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा उसे तो बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पर बात करें रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होगा जहाँ जिस सरफेस से लाइट टकरा के वापस जा रही है उस सरफेस को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो सरफेस अंदर की तरफ है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की लाइन है उसके पीछे, है ना। तो लाइट क्या करेगी, लाइट यहाँ से टकरा के ऐसे वापस जा रही है इस तरीके से, तो इस ये वाला जो सरफेस है ये सरफेस है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पर ये सरफेस कैसे अंदर की तरफ है ना, इसलिए इसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर ऐसे मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो चम्मच होता है, चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, उस अंदर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ये कैसा है, कॉनकेव मिरर। जैसे ये मान लीजिए ये स्पून है, ठीक है। अब स्पून का ये वाला जो हिस्सा है जो अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, ये बेंड हो रहा है अंदर की तरफ, है ना। तो इस सरफेस पे जब लाइट टकरा के वापस जा रही है तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और ऐसे इसके पीछे वाले हिस्से की बात करें,
मतलब एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा। जैसे ये आप देख रहे हैं, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, तो लाइट यहाँ से टकरा के ऐसे वापस जा रही है इस तरीके से। अभी क्या लाइट, अभी ये जो सरफेस है ये बाहर की तरफ उठा हुआ है ना, तो वही हम बात करेंगे जहाँ जो स्पून दे रखा है, चम्मच आपके पास, इसका भी ये वाला जो सरफेस है ये क्या है, ये बाहर की तरफ उठा हुआ। अगर लाइट इस सरफेस से टकरा के वापस जा रही है, लाइट ऐसे आ रही टकरा के ऐसे जा रही है, तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कनकेव, सॉरी ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे कुछ इसमें ना कनकेव मिरर और जो कॉन्वेक्स मिरर, इसमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उन टर्म्स को समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक वो टर्म्स हमें समझ नहीं आएंगे तो हमें आगे के जो टॉपिक है वो समझ नहीं आएंगे। ठीक, चलते हैं इसके टर्म्स देख लेते हैं कुछ। अब देखिए, सबसे पहले इसमें 2-4 चीज़ें बता देता हूँ मैं। जैसे कि ये हो गया आपके पास, अगर हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लें इस तरीके से, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर, इसके पीछे हमने शेडो पेंट कर दिया इसको पीछे से मिरर को। तो यहाँ पे इसमें देखिए ये हमने ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ना जो कनकेव मिरर का जो मिडल पॉइंट होता है, जो बीच का पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं पोल बोलते हैं। जो सेंटर पॉइंट होता है कनकेव मिरर का, इसे पोल कहते हैं। ठीक है, और एक ऐसी रे ऑफ लाइन, और ठीक है, इसे पोल कहते हैं। ठीक, जो कनकेव मिरर का जो मिडल पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पोल। ठीक है, अभी जो कनकेव मिरर का जो सेंटर होता है, मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर बनाया हमने, ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, मान लीजिए ये स्फीयर ऐसे बन रहा था पूरा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो कनकेव मिरर है, इसका जो सेंटर होगा कुछ ना कुछ, ये मान लीजिए इसका सेंटर है भाई, जब ये स्फीयर बना सेंटर भी होगा, सेंटर है, तो इस सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर है, जिसे देखिए जैसे मान लो ये पूरा एक स्फेरिकल मिरर है, इसमें से हमने ये वाला हिस्सा काट के यहाँ बाहर निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो स्फेरिकल मिरर, जिस स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। मतलब इसमें ये जो स्फेरिकल मिरर बनाया, इसका कुछ ना कुछ सेंटर भी तो होगा, तो सेंटर यहाँ पे होगा, है ना, सामने इसके। तो ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया पोल। ठीक है, अब सेंटर और पोल को जो लाइन मिलाती है, सेंटर और पोल को जो लाइन मिलाती है, उसे बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या बताया मैंने, सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन को, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेंटर और पोल को को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके बाद यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखिए भाई, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, ये लाइन जो इनको मिला रही है होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसका साइन होता है कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये होता है भाई कि जो सेंटर और जो पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये क्या होगा भाई, इसका रेडियस ही तो होगा। अगर ये सेंटर मान के, और फिर सेंटर मान रहे, ये पोल हो गया, तो इससे अगर यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देंगे ना बड़ा सा, तो ये क्या निकल के आएगा, इसका ये रेडियस से निकल के तो आएगा। तो हम बोल सकते हैं सेंटर और पोल के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R इसका साइन होता है। सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं हम क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, कैपिटल R इसका साइन होता है। ठीक है, मतलब सी, यहाँ सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस के बराबर होती है। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर हम इसमें देख लेते हैं इसके आगे क्या है भाई। तो रेडियस और इससे समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई बात समझ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है ना। अब हम यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। अगर इसमें डायग्राम समझा के, थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूँ बना के, थोड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोकस की। फोकस क्या होता है, फोकस बोल लें या फिर प्रिंसिपल फोकस बोल लें, एक ही बात है। ठीक है, फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। देखिए, मान लेते हैं कोई हमारे पास एक ऐसा ये कि हमने ड्रॉ कर लिया मिरर। ठीक है, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ बेंड हुआ पड़ा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें ये पोल हो गया, इधर ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब मान लिया कोई रे ऑफ लाइट है, वो इस मिरर पर ऐसे टकरा रही है, इस तरीके से आ रही है, और मिरर पर टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से पास हो रही है। ये पॉइंट मान लिया कोई, ठीक है, मान लिया कोई रे ऑफ लाइट है, वो इस मिरर पर ऐसे इंसिडेंट हो रही है। मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद रे ऑफ लाइट जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट से पास होगी, उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे।
ठीक है। रे ऑफ लाइट मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है। और फोकस और पोल के बीच जो डिस्टेंस होगी, फोकस और पोल के बीच जो डिस्टेंस है इसे बोलेंगे क्या, फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। एफ और जो पी इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है इसे बोलेंगे क्या, फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में क्या बता रहा हूँ मैं? देखिए ध्यान से, मैंने ये बताया कि कोई भी रे ऑफ लाइट इस मिरर पर टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को तो हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और फोकस और पोल के बीच जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, इसका साइन होता है स्मॉल एफ, ठीक है। ये हो जाएगा स्मॉल एफ, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते होता था ना। सी और पी के बीच, सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस हो गया ये। अब देखिए ध्यान से, फोकस क्या देख रहे हैं हम, फोकस क्या रेडियस से एकदम हाफ में है, बीच में एकदम, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, रेडियस क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है भाई फोकल लेंथ, फोकस जो पॉइंट है वो रेडियस के बीच में है, एकदम मिडल पॉइंट पे है ना। इसका मतलब ये है जो रेडियस है वो फोकस का, फोकल लेंथ का डबल होता है। तो आर इज इक्वल टू 2f लिख लीजिए, ये ध्यान है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। आगे कुछ जो हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पर ये बहुत काम आएगा। आर इज इक्वल टू 2f मतलब जो रेडियस होता है वो फोकल लेंथ का हमेशा डबल होगा, ठीक है। या फिर एफ इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की हाफ होती है, 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो ये फॉर्मूला बन गया। इसी से एफ इज इक्वल टू r/2, एक ही फॉर्मूला है, इसको हम चाहे ऐसे याद कर लें ऐसे याद कर लें, एक ही बात है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, मतलब हमने देखना है जो स्फेरिकल मिरर की हेल्प से इमेज कैसे बनती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर दो केस है, एक है कॉनकेव का केस, फिर है कॉन्वेक्स का केस। तो हम दोनों केसों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर के केस में इमेज कैसी कैसी बनेगी। फिर पढ़ेंगे इसके बाद हम कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कैसी कैसी बनेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो कनकेव मिरर की बात करें तो इसके 6 केस हैं, ठीक है। ये 6 के 6 आपको याद करने पड़ेंगे। इसके जो डायग्राम है वो एग्जाम्स में हमेशा, मतलब बोर्ड में क्वेश्चन तो हमेशा 100% पूछा जाता है इसमें से, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से समझना पड़ेगा कि इमेज मतलब डायग्राम कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहली जो अब इमेज फॉर्मेशन के जो 6 केस हैं इनको समझने से पहले ना हमें से कुछ रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करने के लिए, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि इमेज फॉर्मेशन हमें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो रूल नंबर 1 तो ये है भाई, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, पहला रूल ये है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर पर टकराने के बाद हमेशा वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल ही रहेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पर, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, वो मिरर पर टकराने के बाद फोकस से पास होगी, हमेशा प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। कहने का मतलब ये देखिए, डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ मैं इसका। ये मान लीजिए आपके पास हो गया कॉनकेव मिरर, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। और ये हो गया इसका पोल, ये हो गया सेंटर, ठीक है। और मान लिया कोई रे ऑफ, और यहाँ पे मान लिया फोकस है कोई, ठीक है। मान लिया कोई रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो मिरर पर टकराने के बाद क्या होगा, वो फोकस से ही पास होगी, इसका रूल है, ठीक है। और कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये रे ऑफ लाइट इसके क्या है, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है वो इस वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल होगा तो क्या होगा, इस मिरर पर टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। ये रूल नंबर 1 है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। ये रूल नंबर 1 है, ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर देख सकते हैं रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट क्या है, सेकेंड रूल है ये देखिए, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो क्या होगा, वो मिरर पर टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रे ऑफ लाइट। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास हो रही है तो मिरर पर टकराने के बाद क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कहने का मतलब ये इसका जस्ट उल्टा करना है, ये जो हमने पढ़ा ना अभी इसका उल्टा करना है सिर्फ। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, ये हमने ड्रॉ कर लिया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये इसका पोल हो गया, ये सेंटर हो गया और ये हो गया फोकस, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास हो रही है, पहले से जो रे ऑफ लाइट है वो फोकस से जा रही है ऐसे निकल के, ठीक है। ऐसे जब कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से निकल कर जब मिरर पर इंसिडेंट होगी तो मिरर पर टकराने के बाद क्या होगा, जहाँ से जो लाइट निकलेगी ना वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा आपके, है ना। पहले रे ऑफ लाइट तो पैरेलल जा रही थी तो मिरर पर टकराने के बाद फोकस से पास होगी। अब क्या रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है पहले से ही, तो मिरर पर टकराने के बाद वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इस तरीके से। इसका रूल नंबर
2 था। ठीक है, ये इसका सेकंड रूल है। ठीक, अब चलते हैं हमारा रूल थर्ड पे। थर्ड रूल है आपके पास, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द, मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से पास हो रही है तो वो सेंटर, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेंटर से ही निकल जाएगी। जैसे ये यहाँ देख रहे हैं डायग्राम, ये दे रखा है कॉनकेव मिरर, अब यहाँ ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया और ये पोल हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है ना, सेंटर से पास हो रही है, तो मिरर पर टकराने के बाद क्या होगा, वो सेंटर से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप साफ साफ, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से पास हो रही है तो मिरर पर टकराने के बाद वो वापस से सेंटर से चली जाएगी, उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट रूल पे। लास्ट रूल है आपके पास, रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू द प्रिंसिपल। ऐसे मान लो कोई भी रे ऑफ लाइट है, वो इस कॉनकेव मिरर के पोल पर इंसिडेंट हो रही है ना, ये पोल है, इसका पोल पर इंसिडेंट हो रही है। तो जब रे ऑफ लाइट जब यहाँ पर इंसिडेंट होगी, यहाँ पर वो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए क्या करेगी, वो उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनाएगी। मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पर इंसिडेंट होती है तो जितना एंगल पर वो लाइट इस पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो उतने एंगल पर लाइट यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये है इसका रूल नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये चारों रूल समझ में अगर आपको आ गए हैं तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, मतलब इमेज की जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इमेज फॉर्मेशन जब तक समझ नहीं आएंगे, जब तक ये चारों रूल समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको रूल अभी भी नहीं समझ आया ना तो मेरी वीडियो को पीछे बैक करके फिर से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा तो आपको आगे की जो इमेज फॉर्मेशन है, जो डायग्राम हम सीखने वाले हैं ड्रॉ करने के लिए, वो आपको समझ नहीं आएंगे, है ना। इस टाइप के डायग्राम बनेंगे, आगे देख लीजिए, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये जो 6 डायग्राम देख रहे हैं, यही हैं 6 डायग्राम। ये जो हमने यहाँ बॉक्स देखा ना, ये बॉक्स ये यहाँ पे बॉक्स में जितने ये जो बातें लिखी गई हैं ना, ये सारी इन्हीं 6 डायग्राम्स के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो हमें ये डायग्राम भी याद होना चाहिए और साथ में जो टेबल है ये टेबल भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे की जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दीजिए कि सर हमें ये बात समझ नहीं आई है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।